हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोर्स। ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोर्स आज हम स्टार्ट करेंगे, जो किस अटेम्प्ट के लिए होगा? मई 22 के लिए। अब वो मई होता है कि जून होता है, ये तो इंस्टीट्यूट ही बताएगा, पर हम इसको मई 22 ही मान के चलेंगे बिकॉज हमारे नॉर्मल पेपर मई और नवंबर में ही होते हैं। मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये दोबारा से मई और नवंबर में आ जाएंगे, वो इंस्टीट्यूट की इच्छा है। आज है जी 19 दिसंबर 2021। आज से हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे और पहला सवाल होता है, सर ये कोर्स कितने दिन में खत्म होगा? बच्चे, ये हमारी तरफ से 90 to 100 डेज का कोर्स होता है। ये मिनिमम है, सॉरी ये मैक्सिमम है। 90 to 100 डेज हमारी तरफ से इस कोर्स को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट लग जाते हैं, ठीक है ना। बहुत तेज भी नहीं करा सकते बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, तो आपको खुद लगेगा कि इससे कम में कराना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग का बैच, फ्रेश बैच आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बैच कैसे रिले होगा? सिंपल, आपको पता है हमारी सीए रिज की ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैं सारी जानकारी दे दूं कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसे चलेगा। तो सीए रिज की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये कोर्स सारे का सारा उसी ऐप के जरिए ही रन किया जाएगा। 20 दिसंबर से 10 बजे से ये क्लासेस इसमें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। 20 दिसंबर 10 बजे से ये क्लासेस इसमें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। सर कितनी क्लासेस अपलोड होंगी? बच्चे, एटलीस्ट डेली की 2 क्लास हम अपलोड करेंगे। कई बार एक आधी होगी, वैसे 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस हम लोग अपलोड करेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप 1 लगाना चाहते हैं तो 1 लगाइए, 2 लगाना चाहते हैं 2 लगाइए। हम जैसे जैसे क्लासेस बनाते चले जाएंगे ये कोर्स में अपलोड होती चली जाएंगी। पूरा फ्रेश बैच होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो कम से कम 2 क्लासेस हम लोग अपलोड करेंगे और मंडे टू सैटरडे, और कभी कभी हम आने वाले दिनों में फिर संडे भी अपलोड करेंगे। शुरू में हम मंडे टू सैटरडे ही अपलोड करेंगे ताकि एक दिन आपको आराम मिले। शुरू का पहले 30 दिन जो हैं वो हम 6 डेज अ वीक ही अपलोड करेंगे ताकि एक दिन आप अपना रिवाइज भी कर पाओ। और हो सकता है कोई एक दिन में 2 क्लासेस ना लगा पाए तो उसको भी फिर कंफर्ट होगा कि वो संडे कवर कर सकता है। सर टोटल कितने लेक्चर्स होंगे? बच्चे, ये 120 के करीब लेक्चर्स होंगे। अब देखे लग रहा होगा ये 120 लेक्चर्स तो बहुत ज्यादा है। बच्चे, ये 3 घंटे के नहीं है, 1.5 घंटे का है एक लेक्चर, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। 1.5 घंटे का अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 1.5 घंटे का ही होगा। कोई 1.5 घंटे से 5 मिनट कम भी हो सकता है, तो कोई 1.5 घंटे से 15 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक मैंने एवरेज ड्यूरेशन बताई है हर एक क्लास की, कि हर एक क्लास का ऑलमोस्ट जो एवरेज ड्यूरेशन होगा वो 1.5 घंटे का एवरेज ड्यूरेशन होगा। अगर आपको 2 क्लास एक दिन में लेने हैं तो आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे। और क्योंकि हमारे पास अगर मई में नेक्स्ट पेपर हैं तो बच्चे समय थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप एक दिन में 1 क्लास भी लेते हैं तो हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होगा, आप एक दिन में 1 क्लास भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्लियर है? वो मैं बताऊंगा कैसे आगे जाके होगा। वो आपकी इच्छा है। अगर आप एक दिन में 2 क्लासेस नहीं लेना चाहते तो आप एक दिन में 1 क्लास भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है सर क्या क्या कराओगे आप इसमें? बच्चे, पूरा कोर्स कराएंगे और क्या है, पूरे का पूरा कोर्स कराया जाएगा इन क्लासेस के जरिए आपको, जिसमें आपको पता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं प्लस हमारे चैप्टर्स होते हैं। पूरे का पूरा कोर्स आपको क्लास में कराया जाएगा। सर बुक आप प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल बुक प्रोवाइड करेंगे बच्चे, पर बुक जो होगी वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में ही होगी। आप डाउनलोड करके उस बुक का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको डाउनलोड करके उस बुक का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। बुक के 2 वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 है
वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेगा। जो बच्चे ग्रुप 1 पढ़ के आए हैं, ऑलमोस्ट सारे पढ़ के ही आते हैं जो ग्रुप 2 में आते हैं, सो उनको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ना। सो वॉल्यूम 1 आपके एएस को कवर करेगा और वॉल्यूम 2 जो है वो आपके सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेगा। बच्चे ये जो बुक होती है, एक्चुअली इसको बुक कहना गलत है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बैंक ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और हमारी 95% बुक जो है वो अनसॉल्व्ड होती है। मतलब हम बुक में सॉल्यूशन देना पसंद नहीं करते। तो सर इतनी बड़ी बुक हम करेंगे कैसे? तो सुनो हम कैसे करेंगे। बुक के अंदर आपको कोई भी थ्योरी या टेक्स्ट नहीं मिलेगा। सारे का सारा जो भी टेक्स्ट है हम क्लास नोट्स के जरिए आपको लिखवाएंगे। पूरे का पूरा टेक्स्ट हम क्लास नोट्स के जरिए आपको लिखवाएंगे। आपको पेपर में कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ अपनी नोटबुक ही पढ़नी होती है बस, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक पे ही ध्यान देना है, उसी को ही पढ़ना है। सो क्लास नोट्स हम लिखवाएंगे, प्लस उनको समझाने के लिए हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स करवाएंगे, प्लस हम बुक से क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे। और मजे की बात है नेक्स्ट डे आके हम पूरे का पूरा होमवर्क क्लास में भी कराएंगे आपको। तो 100% बुक की कवरेज जो है वो हम क्लास में ही करते हैं। बच्चे देखो, आप लोग हमसे दूर बैठे हैं, अगर आप मेरे पास हो तो आप मेरे साथ रोज होमवर्क डिस्कस कर सकते हो, है ना। पर अभी आप मुझसे दूर बैठे हैं। सो मैं मान के चलता हूं अगर आपने खुद होमवर्क कर लिया है तो अगले दिन आप उतना पोर्शन स्किप कर सकते हैं। पर अगर आपने खुद होमवर्क नहीं किया है तो आप एटलीस्ट मेरे कराए हुए होमवर्क से अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 100% क्वेश्चंस हम क्लास में ही आपको सॉल्व करवाएंगे, होमवर्क भी देंगे। ये ऐसा नहीं है कि बिना होमवर्क दिए ही करा देंगे, होमवर्क भी देंगे और अगले दिन आके वो सारे क्वेश्चंस हम क्लास में कराएंगे। अब ध्यान से मेरी एक बात सुन लो, अगर आपको 90+ मार्क्स लेने हैं, सर 90+, हाँ 90+, तो आपको कुछ नहीं करना, रोज आइए, क्लास लगाइए और होमवर्क करके ही नेक्स्ट क्लास लगाइए। होमवर्क करके ही नेक्स्ट क्लास लगाइए। ये नहीं कि आपने बस क्लासेस लगाते चले गए कि चलो सर होमवर्क करा ही रहे हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है, सर करा ही रहे हैं तो हमें क्या करना है। बच्चे सर इसलिए कराते हैं बिकॉज आप मुझसे दूर हैं, आप फुल फ्लेज्ड तरीके से अपनी क्वेरीज हमसे नहीं पूछ पाते, इसलिए हम लोग पूरा होमवर्क क्लास में कराते हैं नेक्स्ट डे आके। बट सक्सेस तभी मिलेगा अगर आप वो होमवर्क क्वेश्चंस पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मेरे से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो, रादर अगर हो भी रहे हैं, मैं फिर भी कहता हूं चाहे फास्ट स्पीड पे सुनो पर होमवर्क सेशन को भी सुनो, बिकॉज जब मैं कराऊंगा तो मैं उसमें कई बातें करूंगा जो हो सकता है आपके लिए थोड़ी फायदेमंद हो। तो स्किप कुछ नहीं करना क्लासेस में, तभी बच्चे ये 120 लेक्चर्स बन जाते हैं, अदरवाइज तो ये काम 90 लेक्चर्स का है ग्रुप 2 का। तो जो 30 लेक्चर हैं वो मुझे होमवर्क कराना होता है क्लास के अंदर और उससे आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाती है, समझ लो। सोचो कि उसी चीज को पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट का राइटअप लिखवाएंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के जरिए समझाएंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस कराएंगे और नेक्स्ट डे आके उसी कॉन्सेप्ट के होमवर्क क्वेश्चंस भी कराएंगे। सोचो लेवल ऑफ प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। बट फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ उसको होगा जो होमवर्क करके बैठा है। जो सीधा आके होमवर्क की क्लास लगा रहा है वो फिर ये वाले पोर्शन को तो स्किप ही कर रहा है ना। एक हिसाब से देखो, वो तो फिर मेरी तैयारी करा रहा है, वो खुद थोड़ा ना तैयारी कर रहा है। और सोचो फीस भी मुझे दे दी, तैयारी भी मेरी होगी, मैं दोबारा थोड़ा पेपर दूंगा, मैं तो सीए पास कर चुका हूं।
इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और बच्चे ये अकाउंट्स का पेपर है ना, ओरल पेपर तो है नहीं। जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी तैयारी नहीं हो सकती अकाउंट्स के पेपर में, इस बात को समझ लो। सो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप तो कह रहे हो कि 2 क्लास एक दिन में लगाओ, तो सर फिर हम 2 कैसे लगाएंगे अगर होमवर्क करेंगे तो? बच्चे देखो, 2 लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है, 2 तो मैं अपलोड करूंगा, वो भी समय कम रहता है। ग्रुप 1 में तो मैं एक ही करता हूं, वो तो समय कम रहता है, इसलिए मुझे 2 करनी पड़ती है। अगर आप 1 लगाना चाहते हैं आप 1 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 2 लगाना चाहते हैं तो फिर एक मॉर्निंग, देन आफ्टरनून में उसका होमवर्क, एंड देन इवनिंग, और फिर नाइट में उसका होमवर्क, एंड देन अगेन मॉर्निंग। अगर आप 2 लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो, बिकॉज 4-4 सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने होते हैं। सो अगर आपके पास समय है तो आप 2 लगाइए, नहीं तो आप 1 लगाइए ना। जहां 90 दिन लगने हैं वहां 120 दिन लग जाएंगे, और क्या होगा, 120 से ज्यादा लेक्चर्स तो होने नहीं वाले। सो जहां 90 दिन लगने हैं वहां 120 दिन लग जाएंगे, बस इतना ही फर्क होगा। क्लियर है बात? सो आपको 2 लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं 2 अपलोड करूंगा, बिकॉज कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे जी हमें जल्दी करना है। सो मुझे तो 90 डेज में बच्चे खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज अगर अगले पेपर मई में हुए तो फिर समय एक में 15-20 दिन हमारे पास थोड़े कम बचते हैं। क्लियर हो गई बात? इसलिए मुझे तो 90 डेज में इसको खत्म करना ही पड़ेगा, पर बिना होमवर्क के क्लास नहीं लगानी, इस बात को समझ लो। फिर आपको फायदा नहीं होगा बच्चे पढ़ने का। फायदा तभी होगा, अच्छे मार्क्स तभी आएंगे अगर आप होमवर्क करके बैठे हैं मेरे साथ अगली क्लास में तो। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो आपने देख लिया, मैंने होमवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बुक में कवर क्या क्या करेंगे हम लोग? बच्चे जो बुक होगी वो होगी अपडेटेड एज पर ICAI स्टडी मटेरियल, जो कि मई 22 के लिए उन्होंने पब्लिश किया है। उसके अकॉर्डिंगली इस बुक को अपडेट किया गया है। वैसे कुछ नया नहीं था, जो पिछला आपके अभी पेपर हुए दिसंबर 21 में, अभी चल ही रहे हैं, कल आखिरी एग्जाम है। सो दिसंबर 21 में जो स्टडी मटेरियल है वही है, इक्का दुक्का क्वेश्चंस इन्होंने नए ऐड करे हैं। अब बुक में हम लोग क्या क्या देते हैं? हम आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस देते हैं। जो भी आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हम लोग कवर करते हैं, प्लस जो भी आपके पास्ट RTPs में सम आए हैं, रेलेवेंट सम, बिकॉज RTPs में सम रिपीट होते हैं या वो स्टडी मटेरियल वाले ही होते हैं, वो नहीं, जो नए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। प्लस जो आपका लेटेस्ट RTP आएगा आपके एग्जाम से पहले, वो तो हम आपको सारा कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं ये भी हम कवर करेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो हम एक क्वेश्चन 4 बार नहीं देंगे ना, हम तो एक क्वेश्चन मैक्स 2 बार देंगे, कि एक बार क्लास में करा दिया और एक बार सिमिलर क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे देंगे। सो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन, फिर आपके पास्ट में एक प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट जारी करता था ओल्ड कोर्स में, उसके भी क्वेश्चंस, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम लोग कवर करते हैं। प्लस आपके इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा, मॉक टेस्ट पेपर जारी करता है एग्जाम से पहले, तो जितने भी पास्ट में मॉक टेस्ट पेपर्स आए हैं उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी बुक में कवर हैं। और प्लस कुछ हमारी तरफ से आवर ओन डेस्क, ये हमारी तरफ से जो हमें लगता है कि आगे जाके आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी तरफ से भी होते हैं। तो सर ये तो काफी क्वेश्चंस होंगे बुक में, बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे, तो जब बुक दिखाएंगे तब आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स में तो 100 क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे, 70-80 क्वेश्चंस तो आई थिंक होल्डिंग कंपनी वाले कंसोलिडेशन चैप्टर में ही है। सो काफी ज्यादा होते हैं, पार्टनरशिप में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। सो जो है सो है, क्या कर सकते हैं, तैयारी तो पूरी ही करनी है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये हमारे कोर्स की कवरेज होगी। सर हम लोग क्वेरीज कैसे पूछेंगे? अगर हमें क्वेरीज हैं तो बच्चे क्वेरीज के लिए हमने टाइम फिक्स किया हुआ है। आप 4 से लेकर 5 बजे तक कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछिए। अगर कोई 4 से 5 नहीं कर सकता तो 8 से 9 बजे तक कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये कॉल का टाइम है,
बाकी आप व्हाट्सएप तो कभी भी कर ही सकते हैं, वो जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगा। छोटे मोटे क्वेरीज व्हाट्सएप पे पूछ लो, पर मेजर क्वेरीज जो होते हैं वो कॉल पे ही पूछने चाहिए, उसका नहीं फायदा। बच्चे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, व्हाट्सएप पे मेरे लिए यस नो रिप्लाई करना वाजिब है बस। बाकी मैं डिटेल में कैसे समझाऊंगा व्हाट्सएप में, और मुझे तो क्वेरीज भी नहीं समझ में आती ना आपकी। तो जब मैंने कॉल का टाइम दिया हुआ है तो फिर आपको क्यों व्हाट्सएप करना। और मोर ओवर क्वेरीज जनरेट होती ही कम है, क्यों? क्योंकि सारा होमवर्क तो मैंने क्लास में कराना है। तो जब तक अगले दिन की क्लास अटेंड ना हो जाए तब तक आप होमवर्क क्वेरीज नहीं लेके आएंगे ना, क्योंकि अगली दिन की क्लास देखेंगे उसमें होमवर्क क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। फिर भी कुछ बच जाए तो आइए करिए कॉल, करिए व्हाट्सएप, जो मर्जी करिए। क्लियर हो गई बात? जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। वो रिवीजन क्लासेस के साथ साथ इस अटेम्प्ट से मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं रिवीजन क्लासेस में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कराता होता था, इस अटेम्प्ट से मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, न्यू क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस अटेम्प्ट से। न्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगता है जो बुक में नहीं है और मुझे लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, मैंने जानबूझ के कुछ छोड़े हैं। हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो समझ लो कि रिवीजन क्लासेस भी एक फुल कोर्स ही होगा। बस वो कोर्स जो है वो आपका 20 से 22 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। रिवीजन क्लासेस भी एक पूरा कोर्स बन जाएगा आपका, पर वो 20-22 क्लासेस में कराऊंगा आपको पूरा। तो पूरी रिवीजन भी हम क्लास में करेंगे और प्लस रिवीजन के टाइम पे हम आपकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो ये सब हमारे कोर्स का करिकुलम चलेगा। एग्जाम्स तक आप हमारे साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एग्जाम से 20-22 दिन पहले मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, फिर आप अपनी तैयारी करिए। मैं लास्ट मिनट रिवीजन में विश्वास नहीं रखता, बिकॉज पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। मैं आपको 20-22 दिन पहले करा के सब छोड़ दूंगा और कहूंगा अब अपनी तैयारी करो और मुझसे क्वेरीज पूछो। क्योंकि बच्चे जो लास्ट मिनट रिवीजन है वो आपको ही करनी चाहिए, मेरा तो ये खुद का मानना है। तो पेपर से 20-22 दिन पहले मैं रिवीजन करा के टेस्टिंग करा के आपको छोड़ दूंगा और कहूंगा अब आप अपनी तैयारी करिए। क्लियर हो गया? सो इस तरीके से टेस्टिंग जो है वो ऑनलाइन ही चलेगी हमारे एप्लीकेशन के जरिए। पहले उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट की ऑप्शन नहीं थी, अब हमने वो भी शुरू कर दी है। तो सब्जेक्टिव टेस्ट की ऑप्शन भी एप्लीकेशन में अब आ चुकी है। सो वो भी एप्लीकेशन के जरिए अब टेस्ट हो जाएंगे। पहले दूसरे तरीके से लेते थे हम, वो वाजिब नहीं था। बच्चे सोल्यूशन अपलोड करते थे, अलग अलग जगह कर देते थे, मेरे लिए इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब वो वाजिब होगा, बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म होगा, वहीं पे क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, वहीं पे आप लोग आंसर्स भी अपलोड करेंगे। वो हमारी एप्लीकेशन में फैसिलिटी आ चुकी है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? बाकी आपको पता है कि आप जो हमारी एप्लीकेशन है वो लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। उसको चलाने का तरीका अलग है, वो जब आप कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हम बताएंगे कि लैपटॉप पे किस तरीके से ये एप्लीकेशन चलती है। एप्लीकेशन के जरिए तो नहीं चलेगा ना लैपटॉप पे, वो तो वेबसाइट के जरिए चलेगा। तो वेबसाइट के जरिए आप इसको चला सकते हैं, वो अलग तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। क्लियर हो गई जी बात? सो ये मैंने बताया है कि हम कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे चलाएंगे। एक एक चीज क्लास में हैंड रिटन मिलेगी आपको, एक एक कॉन्सेप्ट आपको हैंड रिटन मिलेगा। सारा मैं लिखती में आपको लिखवाऊंगा, सारा लिखवाऊंगा आपको मैं। क्लियर है? सो बड़े अच्छे से बच्चे तैयारी हो जाती है, कुछ मुश्किल तो है ही नहीं। देखो मैं सीए को मुश्किल नहीं मानता, बिकॉज जिस चीज का कोर्स डिफाइन है वो मुश्किल कैसे हो सकता है। आप कोर्स पूरा करके जाओ, उसी में से पेपर आएगा ना। इंस्टीट्यूट कुछ नया तो पूछ नहीं जरा। देखो जो इस सब बार पेपर आए हैं, मैंने उसके रिव्यू वीडियोस डाले हैं, तो आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ भी नहीं आता है। वही जो चीजें पढ़ रखी होती हैं वही थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये लोग पूछते रहते हैं, तो ज्यादा तो कुछ आता नहीं है। क्लियर है ना? सो मुश्किल कुछ नहीं है, बस हाँ क्लासेस साथ साथ लगानी है, रूटीन में लगानी है और होमवर्क करके लगानी है। क्लियर हो गई बात? सो ये हमारे कोर्स का बच्चे पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा दिया, किस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन क्या होगी, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क कैसे होगा, क्वेरी सेशन कैसे चलेंगे, रिवीजन कैसे
कराई जाएगी। और रिवीजन में भी अब हम सम्स भी कराएंगे आपको, ताकि रिवीजन करते टाइम भी आपको लगे कि हम पूरा ही कोर्स दोबारा कर रहे हैं। तो समझ लो 2 बार ये कोर्स आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। तो अब आपने भी लिखना है, बाद में लिखना है, पहले आप सुनिए ध्यान से। सिलेबस हमेशा की तरह आपको पता है, एडवांस्ड अकाउंटिंग के सिलेबस में भी 2 पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपको पता है मेरी आदत जो ग्रुप 1 में पढ़े हुए हैं कि मैं हमेशा पहले क्या कराता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही कराता हूं। मैं सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही कराता हूं। और ग्रुप 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज 35 नंबर का है, 35 मार्क्स का। ग्रुप 1 में ऑलमोस्ट 20 से 25 हैं, यहां 30 से 35 हैं। और दिसंबर 21 के पेपर में जाके चेक कर लो, 30 से 35 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। और ग्रुप 1 में तो आई थिंक 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यहां 13-14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पढ़ने हैं। काफी बड़ा सिलेबस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। पहले पार्ट में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पढ़ने हैं, अब ग्रुप 1 से कंपेयर करते हैं। AS1 ग्रुप 1 में कर लिया, 2 ग्रुप 1 में कर लिया, 3 कर लिया, AS4 यहां है, अब बाद में लिखेंगे, पहले देखिए। AS5 वहां नहीं किया था, तो AS5 यहां है। AS6 है ही नहीं, आपको पता है। AS7 यहां है। AS8 है ही नहीं, आपको पता है, ग्रुप 1 में इंट्रोडक्शन में बताया था हमने। AS9 यहां है। AS10 आपने कर लिया था, 11 आपने कर लिया था, 12 भी आपने कर लिया था, 13 भी कर लिया था। AS14 यहां है। 15 आपके सिलेबस में नहीं है, ना ग्रुप 1 में है ना ग्रुप 2 में है, वो थोड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने इंटर में डाला ही नहीं हुआ। 16 आपने कर लिया था, तो AS17 यहां है। 18 AS यहां है। AS19 भी यहां हम करेंगे। AS20 भी हम लोग करेंगे। 21 नहीं है, कोर्स में ही नहीं है, ना ग्रुप 1 में ना ग्रुप 2 में। AS22 हम लोग यहां करेंगे। 23 नहीं करना। 24 हम लोग यहां करेंगे। 25 नहीं करना। 26 हम लोग यहां करेंगे। 27 कोर्स में नहीं है, 28 भी नहीं है, पर 29 हम लोग यहां करेंगे। तो कितने एस हो गए जी आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। बाद में लिखिएगा, सुनते चले जाइए। काफी बड़ा सिलेबस है। मैं तो ग्रुप 1 में 30 क्लासेस लेता हूं 1.5 घंटे की, सोचो यहां तो मैं 40-45 लेने वाला हूं, बिकॉज ये बहुत बड़ा सिलेबस है साहब। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाने हैं, और इसमें सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो चैप्टर के साथ होगा, दैट इज AS14। ये हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती, ये हम चैप्टर के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, अमेलगमेशन के चैप्टर के साथ। बाकी सब आपको स्टैंड अलोन पढ़ने पड़ेंगे साहब। बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इस बात को समझ लीजिए। क्लियर है? AS4 से लेकर 29 तक जो भी बीच वाले कुछ मिसिंग है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब चैप्टर्स में क्या क्या है? मेजरली बच्चे इस ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स का बोलबाला ज्यादा है। एक ही चैप्टर है जो कंपनी अकाउंट्स का नहीं है, दैट इज एडवांस्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। मुझे लगता है कि ये ग्रुप 1 में होना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक पार्टनरशिप आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं। फिर ग्रुप 1 अकाउंटिंग में तो पार्टनरशिप आता ही नहीं है, तो सीधा ये लोग ग्रुप 2 में डालते हैं पार्टनरशिप को। पर चलो, जहां डाला हुआ है ठीक है। डिसोल्यूशन वगैरह के आगे से बड़े सारे टॉपिक्स हैं, काफी बड़ा चैप्टर है, और 20 मार्क्स का पेपर पक्का आता है पार्टनरशिप से। यस, पार्टनरशिप तो जहां आ गया उसका क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। 20 मार्क्स का पेपर पार्टनरशिप से आता है। दूसरा है जी कंसोलिडेशन, बहुत खास चैप्टर है, हमारे दिल के काफी करीब है ये चैप्टर। कंसोलिडेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। देन अमेलगमेशन। लो बच्चे, अब मैं अंदर की बात बताता हूं आपको। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लो,
प्लस ये 3 चैप्टर कर लो, आपका 80% सिलेबस हो जाता है। यस, इस बार देखो 35 नंबर के एएस आए हैं, 20 नंबर का पार्टनरशिप आया, 15 नंबर का कंसोलिडेशन आया, 15 नंबर का अमेलगमेशन आया। चेक कर लो कितने हो गए, 85 मार्क्स। 35 नंबर के एएस आए हैं, 20 नंबर का पार्टनरशिप, 15 नंबर का कंसोलिडेशन और 15 नंबर का अमेलगमेशन। सर ये हमेशा आते हैं? यस। तो कभी होता है कि अमेलगमेशन की जगह इंटरनल का सम आ जाता है, वो थोड़ा इजी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पर ये आपके सिलेबस की आत्मा है, सोचो। इसके बाद तो चुटकू चुटकू चैप्टर है, वो तो पास कराने के लिए रखे हुए हैं। बेसिकली ये आपके सिलेबस की आत्मा है सारी की सारी। क्लियर हो गई बात? सो ये मार्क्स में मिटा दूं जरा। तो हम इतनी को मेहनत इन चैप्टर्स के ऊपर कराने वाले हैं, बिकॉज ये कर लिया तो समझो ग्रुप 2 के 85 मार्क्स तो आउट ऑफ 120 कवर भी हो गए सब। इसके अलावा अब तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे इतने भी छोटे नहीं है, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर हैं बच्चे। फिर आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बाद में लिखिए आप, पहले देखिए, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। कुछ भी आपने मेरे साथ साथ नहीं लिखना, आपको पूरा लिखने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने साथ साथ बिल्कुल भी नहीं लिखना। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जी, एक एक दो दो लेक्चर के। बाय बैक ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, उसके बाद और कौन से हैं, एनबीएफसी का एक चैप्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, फिर बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर है, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर है। आई थिंक हो गए सारे के सारे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं। सर इतने ही चैप्टर हैं? वो बच्चे बता तो दिया आपको, बड़े बड़े हैं ना बहुत सारे। ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो ये तो आपका बहुत समय खा जाएंगे ना, समझिए इस बात को। बिल्कुल जी, इतनी है जी, तो सारे मैंने लिख दिए हैं। सो टोटल अगर गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चैप्टर हैं। तो 9 में भी जो आत्मा बसी है वो इन तीनों में ही बसी हुई है। ये 3 बहुत समय लगेंगे, नहीं तो लगेगा आपको 9 चैप्टर कराने में हमें इतना समय लगेगा? हाँ लगेगा बच्चे, और उसका भी 80% टाइम पहले तीनों में लग जाएगा। सो हम मिक्स करके चलेंगे, ये नहीं कि हम सीधा पहले 3 ही शुरू कर दें। हम छोटे भी कराएंगे बीच में, फिर बड़ा कराएंगे, फिर छोटा कराएंगे, फिर बड़ा कराएंगे। इस तरीके से हमारे सिलेबस का करिकुलम चलता रहेगा। अब आप प्लीज इस सिलेबस को नोट कर लीजिए। अब जब आप नोट करेंगे तो मैं तो फ्री बैठा रहूंगा और वीडियो उतना लंबा हो जाएगा, उतना भारी हो जाएगा, अपलोडिंग करने में उतनी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पॉज करके लिखिए, ठीक है। सो मैं आपको पूरा व्यू दूंगा लिखने के लिए, एक एक चीज को लिखने का आपको भी समय मिलेगा, आप आराम से पॉज करके लिखना है, ठीक है। तो पॉज करिए। हाँ जी, ऊपर कर रहे हैं, पॉज करिए। चलिए जी। सो होप सो बच्चे आपने लिख लिया होगा। बस इस तरीके से आपको लिखने का पूरा समय दिया जाएगा, बिकॉज आप लिखते रहेंगे, कोई तेज लिखेगा, कोई धीरे लिखेगा, मैं ऊपर कर दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और आप साथ साथ में लिख रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहां समझने आए ना, छापने थोड़ा ना आए हैं। सो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और आप लिख रहे हैं, तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लिख नहीं रहे। हाँ, जब मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगा तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप साथ साथ नहीं लिखेंगे। आपको बाद में पूरा व्यू दिया जाएगा, प्रॉपर समय दिया जाएगा उसको लिखने के लिए। फिर भी अगर कोई खतरों का खिलाड़ी साथ साथ लिखना चाहता है वो उसकी इच्छा है, पर बेटर है आप मेरे साथ साथ ना लिखो। हाँ, कॉन्सेप्ट जब मैं लिखवाऊंगा वो आप मेरे साथ साथ जरूर लिख सकते हैं। क्लियर है जी? सो सिलेबस हो गया, कोर्स का ओवरव्यू हो गया सारे का सारा। एग्जाम का पैटर्न भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहता है, वही है। अगर आपने ग्रुप 1 का पेपर दिया है
तो एग्जाम पैटर्न आपका वही है जो ग्रुप 1 में होता है कि फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन, फर्स्ट आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और ये आपको पता है 20 मार्क्स का होता है। क्या ये 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है? जी नहीं, ये आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं। 20 मार्क्स का सम पहला नहीं होता। और मजे की बात, हमेशा 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 ये कहां से होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप एएस छोड़ के ना जाएं, इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि मैं इसको मैंडेटरी में पूछूंगा। फिर रिमेनिंग 5 मोर क्वेश्चंस आएंगे। और आपको इसमें से कोई 4 करने होंगे 20 मार्क्स ईच। अब 20 मार्क्स का सम आपको पता है कम आता है, पर ग्रुप 2 में फिर भी आता है। ग्रुप 2 में बहुत बार देखा है पार्टनरशिप का 20 नंबर का सम आ जाता है, अमेलगामेशन का 20 नंबर का सम आ जाता है, कंसोलिडेशन का 20 नंबर का सम आ सकता है। सो ये 20 मार्क्स के सम ग्रुप 2 में आते हैं, बाकी इस बार नहीं आया। दिसंबर 21 का जो एग्जाम हुआ उसमें 15 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स का कुछ और पूछ लिया, फिर 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का कुछ और पूछ लिया। पर ग्रुप 2 में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप 1 में कम आते हैं, ग्रुप 2 में ज्यादा आते हैं, बिकॉज जो 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनमें से बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनकी मर्जी होती है, वही 15 में पूछ लेते हैं। इस बार वो 15 में पूछे, आगे वो 20 में पूछते थे। तो एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलती है, पता है आपको, और आपको कोई 4 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं। तो पेपर पैटर्न तो वही है जो ग्रुप 1 में किया था। फिर भी आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए। पॉज करिए। चलिए जी, क्लियर है? सो लिख लिया होगा जिन्होंने लिखना है। वैसे तो जिन्होंने ग्रुप 1 के पेपर दे दिए हैं उनके लिए तो नहीं है, पर जिन्होंने 2 ग्रुप्स देने हैं उनके लिए ये नई चीज होती है। सो उन्होंने अच्छा गया कि लिख लेना चाहिए। चलिए सर बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। बट अगर कोई बच्चा सीधा ग्रुप 2 की क्लास ले रहा है तो मैं अपना कोर्स स्टार्ट करता हूं हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। मैं ग्रुप 1 भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, ग्रुप 2 भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करता हूं। अब जो तो ग्रुप 1 करके आया है उसको तो पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, पर जो ग्रुप 1 नहीं करके आया, सीधा ग्रुप 2 ही कर रहा है या ग्रुप 1 में अच्छे से नहीं किया हुआ, उसके लिए मैं एक ओवरव्यू, एक थ्योरी में जरूर देना चाहता हूं। सिलेबस में नहीं है। ग्रुप 1 के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वहां हम पूरा लिखवा के कराते हैं। ग्रुप 2 के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, पर मैं फिर भी करा देता हूं। लिखवा के नहीं कराऊंगा, जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि जिनको भूल भी गया है उनको याद आ जाए, प्लस जिनको पता ही नहीं है तो उनके लिए तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। क्लियर है? सो मैं एक वर्बल जानकारी दे रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। मैं इसको लिखवाऊंगा जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जब हम पहला एएस पढ़ना शुरू करेंगे। एएस 19 से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लीजेस एएस 19 काफी बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखने वाला काम कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं जो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्टसी से दे रहा हूं कि अगर आपको भूल भी गया है तो आपको याद आ जाएगा। प्लस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मई 22 के लिए एक अमेंडमेंट भी है। सो जिन्होंने दिसंबर 21 में एग्जाम दिए हैं, उन्होंने, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा हुआ है वो पुराना है। मई 22 के लिए इसमें अमेंडमेंट है, तो फिर अब तो ये पढ़ाना बनता ही है, क्योंकि जो ग्रुप 1 के पेपर दे के भी आए हैं उनको भी ये नहीं आता, उन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है। तो सर फिर आप लिखवा भी दो। नहीं, मैं 2-3 क्लासेस अलग से अपलोड कर दूंगा अमेंडमेंट की। वो हमारे यूट्यूब चैनल, जो कि सीए रिच का हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया, उसमें अपलोड हो जाएंगी।
तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप 1 की क्लास से बना सकते हैं, क्योंकि वो मुझे अमेंडमेंट लेक्चर्स अपलोड करने पड़ेंगे, बिकॉज May 22 के लिए ये अमेंडमेंट है। तो मैं आपको वर्बली यहां समझा देता हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए, वैसे तो ग्रुप 2 में चाहिए नहीं होते, पर क्योंकि ये आएगा नहीं ग्रुप 2 में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 में सब नहीं आएगा, बट स्टिल मैं करा रहा हूं। एक तो अमेंडमेंट है, प्लस थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा। आइए जी, सो आप कुछ नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए आप एक सत्संग में आए हैं और सिर्फ आपको सुनना है, और लिखवाऊंगा नहीं मैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये ग्रुप 1 का टॉपिक है, तो अलग से क्लास अपलोड होगी, वहां से ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ग्रुप 1 में तो मैं इस पे 3 लेक्चर्स लगाता हूं, पूरा लिखवा के कराता हूं, इस पे क्वेश्चंस भी कराता हूं। यहाँ नहीं, यहाँ सिलेबस में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। जस्ट 2 कारण से करा रहा हूं। एक तो जो सीधा ग्रुप 2 की क्लास ले रहे हैं, जिनको पहले नहीं आता ये सब, उनको आ जाएगा, प्लस इसमें अमेंडमेंट है, वो भी कवर हो जाएगी, और वो अमेंडमेंट आपके ग्रुप 2 में नहीं आने वाली, वो ग्रुप 1 के लिए है। हाँ जी, क्या होते हैं जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सिंपल बात, बच्चे अकाउंटिंग करते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगानी है, कैसे लगानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 बताएगा। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बताएगा, जो हमने ग्रुप 1 में पढ़े हुए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बताएगा। तो बच्चे ये समझ लो कि ये स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस हैं, कि आपको बता दिया गया कि अगर ये काम करना है तो ऐसे करना है, आपको एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करा दिया गया। सो समझ लो जैसे कुछ सिद्धांत बने होते हैं, प्रिंसिपल्स बने होते हैं, साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स कहां प्रेस्क्राइब्ड होंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। मैं क्विकली ओवरव्यू दूंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसके लिए 3 क्लासेस अलग से अपलोड हो जाएंगी, जिन्होंने नहीं लगाई वो लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जारी कौन करता है? बच्चे, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का जिम्मा दिया गया है ICAI को। तभी तो बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्पेशलिटी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज हमारी मदर बॉडी है जो ICAI, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है। तो ICAI चाहेगा कि मेरा बच्चा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेगा, उसको ये सारे AS अच्छे से आने चाहिए। अब आपको यह भी पता लग गया होगा क्यों ये मैंडेटरी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इंस्टीट्यूट चाहता नहीं है कि आप इनको छोड़ के जाएं। तो ICAI का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का काम दिया गया है। तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये लोग आज तक बना चुके हैं? 1 से लेकर 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना चुके हैं। 2 इनमें से नहीं है, एक्सेप्ट AS6 और AS8। क्यों सर, ये कहां गए? बच्चे, AS6 का विलय कर दिया गया, मिला दिया गया इसको AS10 के साथ, और AS8 को भी खत्म करके मिला दिया गया इसको AS26 के साथ। तो एक्चुअली इनका पुनर्जन्म हुआ है। AS6 की मृत्यु हो गई, वो AS10 के रूप में दोबारा से जन्म लिया। AS8 की भी मृत्यु हो गई और AS26 के रूप में दोबारा जन्म लिया। तो इफेक्टिवली हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से 13 आपके ग्रुप 2 के सिलेबस में है। आई थिंक 8 आपके ग्रुप 1 के सिलेबस में है और 13 आपके ग्रुप 2 के सिलेबस में है। बाकी 6 बच्चे आप पढ़ते नहीं है CA इंटर में, वो आप फिर CA फाइनल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो ICAI को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जिम्मा दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या पढ़ाते हैं हमें? बेसिकली बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें 4 चीजों के बारे में बताते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि AS के अंदर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो समझ लो हम इन 4 चीजों में से ही कुछ पढ़ रहे हैं। पहला, रिकॉग्निशन, मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगा, फिर बता रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू देना है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा, मेजरमेंट। तीसरा, प्रेजेंटेशन, और चौथा, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। क्लियर है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 4 चीजों के साथ ही डील करते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन क्या होता है, क्या क्या बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेजरमेंट क्या होता है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे दिखाना है, करंट एसेट दिखाना है, नॉन करंट दिखाना है, कैसे दिखाना है। और चौथा, उसके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं। जो आपको पता है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जब अंत होता है तो लास्ट में हम उसके क्या लिखवाते हैं, डिस्क्लोजर्स भी लिखवाते हैं। सो 4 ही एस्पेक्ट होते हैं एक एएस में, 5वां कोई एस्पेक्ट नहीं होता। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे हम पीपी में पढ़ते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि अगर ये 2 कंडीशंस पूरे होंगे तभी इसको पीपी बुक्स में दिखाया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाया जाएगा। मेजरमेंट क्राइटेरिया, प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया और डिस्क्लोजर्स क्राइटेरिया। सो यही 4 चीजें होती हैं ना, 5वीं कोई चीज इसमें होती नहीं है। अगली बात, अगला आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि बनाता कौन है ये तो पता लग गया, सर ये बताइए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते भी हैं। बिकॉज आज तक तो हमने इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली, 11th में, 12th में, कुछ बीकॉम भी कर चुके हैं, इतनी अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ ली, तो क्या ये एएस लगते भी हैं? बिल्कुल लगते हैं बच्चे। एप्लीकेबिलिटी के लिए बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं कंपनीज और दूसरे हैं नॉन कंपनीज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहले कंपनीज और दूसरे नॉन कंपनीज। तो हम आपको पढ़ाएंगे कि कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं या नहीं लगते हैं, और अगर लगते हैं तो कैसे लगते हैं। और जो नॉन कंपनीज हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, क्या इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और लगते हैं तो कैसे लगते हैं। सो 2 हिस्सों में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑन अ नॉन कंपनीज। तो पहले बात करते हैं कंपनीज की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन कंपनीज। कि कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, तो ये सारा हम डिटेल में ग्रुप 1 में डिस्कस करते हैं। सो क्या कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं? यस, मैंडेटरी है जी, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब मर्जी नहीं है। कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना मैंडेटरी है, लगाने ही पड़ेंगे उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना मैंडेटरी है। सर किसने करा है ये मैंडेटरी? बच्चे कंपनीज एक्ट ने करा है, सेक्शन 129 है शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 कहता है कि कंपनीज जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगी तो उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना मैंडेटरी है। सो कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एएस के अकॉर्डिंगली ही बनाते हैं। फिर हमने ग्रुप 1 में ये भी पढ़ाया हुआ है आपको कि कुछ कंपनीज पे अब इंड एएस लगते हैं, सब कंपनीज पे तो एएस लगते नहीं हैं, कुछ कंपनीज पे अब इंड एएस लगते हैं। तो इंड एएस एक अलग मामला है, वो तो मैं अब यहां बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, वो तो हमने ग्रुप 1 में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, बिकॉज ये सब यहाँ के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो बिल्कुल जी, कंपनीज को एएस लगाने मैंडेटरी है। हाँ, एक है कि कंपनीज पे वही एएस लगते हैं जो नफरा जिनको अप्रूव करता है, नोटिफाई करता है। सर नफरा क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। पहले ये नकास होता था। सर नकास क्या था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो पहले ये नकास था, नकास को खत्म कर दिया गया, अब नफरा बना दिया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो कंपनीज पे वही एएस लगते हैं जो नफरा द्वारा नोटिफाइड है। सर क्या मतलब है इसका? बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, पर आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया तो क्या वो कंपनीज पे लग जाएगा? नहीं।
आईसीएआई इसको नफरा के पास भेजेगा। नफरा एक कमेटी है, उसमें कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं टाई लगा के, चार्ट अकाउंटेंट्स ही होते हैं वो। एमसीए की ये एक कमेटी है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर ये कमेटी आती है। तो आईसीएआई अपना एएस बना के किसको भेजेगा? नफरा को भेजेगा। फिर नफरा उसको नोटिफाई करेगा कि इसको कंपनीज पे लगाना है कि नहीं लगाना है। क्या नफरा उसमें चेंजेस भी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। नफरा उसमें चेंजेस भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नफरा करता भी है। क्लियर है? सो आईसीएआई के एएस सीधे कंपनीज पे नहीं लगते, पहले वो नफरा के पास जाएंगे, फिर नफरा उनको नोटिफाई कर देगा। क्लियर हो गई बात? सर सारी कंपनीज पे सारे 27 के 27 एएस लगते हैं? बच्चे पहले तो मैं बता दूं, सारी कंपनीज पे एएस नहीं लगते, कुछ कंपनीज पे इंड लगते हैं, वो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है। तो 27 के 27 एएस आपको सब पे लगाने हैं? द आंसर इज नो। एएस लगाने के लिए कंपनीज को दो हिस्सों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। एएस लगाने के लिए कंपनीज को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है एसएमसीज और दूसरे हैं नॉन एसएमसीज। और बच्चे इसी में ही अमेंडमेंट है जो मई 22 से एप्लीकेबल है। ये नवंबर वालों ने अलग पढ़ा हुआ है, जो दिसंबर 21 में एग्जाम दिए उन्होंने अलग पढ़ा हुआ है। मई 22 से यहां एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी वो डिटेल में भी कवर कर दी जाएगी ग्रुप 1 के कोर्स में। कंपनीज को एएस लगाने के लिए दो हिस्सों में बांटा। पहले एसएमसीज। व्हाट इज एसएमसीज? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, छोटे छोटे कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। और नॉन एसएमसीज बड़े कंपनीज, बिग कॉर्पोरेट्स, लार्ज कंपनीज। सर ऐसा क्यों किया गया? बच्चे कंपनीज एक्ट को लगा कि जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उनको ना कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए, बिकॉज वो सारे एएस लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जितने ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे, उतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स आएंगे, उतनी मुश्किल अकाउंटिंग होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट उतनी ज्यादा फीस भी लेगा, तो उनके लिए ये कॉस्टली अफेयर भी हो जाता है। प्लस उनको इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो कंपनी लॉ ने क्या किया? एसएमसीज को कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं, कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, जबकि नॉन एसएमसीज को किसी तरह का कोई भी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। नॉन एसएमसीज को कोई एग्जम्पशन नहीं होता, एसएमसीज को एग्जम्पशन होता है। सर अब एग्जम्पशन कौन सा है वो भी बता दो। बच्चे दो तरह के एग्जम्पशन होते हैं, एक होता है फुल एग्जम्पशन, एक होता है पार्शियल एग्जम्पशन। फुल एग्जम्पशन का मतलब होता है कि आपको ये एएस लगाने की जरूरत ही नहीं है, फुली एग्जम्प्टेड, आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, फुली एग्जम्प्टेड। पार्शियल एग्जम्पशन होता है कि एएस तो आप पे लगेगा, पर एएस के कुछ प्रोविजन से आपको एग्जम्पशन है। तो फुल एग्जम्पशन किसमें है? दो है जी, AS3 और AS17। AS3 तो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS17 आपको ग्रुप 2 में पढ़ाएंगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सो दो एएस में से तो फुल एग्जम्पशन है, AS3 और AS17। पार्शियल एग्जम्पशन थोड़ी ज्यादा है, AS15, 19, 20, 28 और 29। अब इसमें से हमारे कोर्स में कौन सा है? 19 है, 20 है और 29 है। ग्रुप 1 में ये नहीं थे, पर ग्रुप 2 में ये है। तो जब ये एएस आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि पार्शियल एग्जम्पशन कौन से प्रोविजन में है। तो वो पार्शियल एग्जम्पशंस आपको बताएंगे सारे कि कौन कौन से प्रोविजंस में आपको एग्जम्पशंस दिए गए हैं। अब बताएंगे ना, बिकॉज ग्रुप 1 में तो ये थे ही नहीं। तो एसएमसीज को एग्जम्पशंस मिले हैं, नॉन एसएमसी को कोई एग्जम्पशन नहीं है।
बट नाउ द क्वेश्चन, नॉन एसएमसी को सारे एस लगाने हैं? हाँ सारे लगाने हैं। बड़े कंपनी हो भाई, तुम खर्चा कर सकते हो, तुम कंप्लायंस कर सकते हो, तो तुम लगाओ। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये एसएमसी नॉन एसएमसी ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी कंपनी एसएमसी है और कौन सी कंपनी नॉन एसएमसी है? ये पता कैसे लगेगा बच्चे? इसमें ही छोटी सी अमेंडमेंट है बस सब, ठीक है। 5 कंडीशंस दिए गए हैं, आपको कोई एक पूरा करना है तो आप नॉन एसएमसी बन जाएंगे। कितने कंडीशंस हैं? 5 कंडीशंस हैं। सिर्फ कितने पूरे करने हैं? एक कंडीशन पूरे करना है तो आप नॉन एसएमसी बन जाएंगे। और अगर आप पांचों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते तो आप एसएमसी कहलाएंगे। अब ये 5 कंडीशंस कौन से हैं? पहला, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। जो भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हैं वो सारे के सारे नॉन एसएमसी हैं, या जो लिस्टिंग की प्रोसेस में है। प्रोसेस में मतलब उन्होंने सेबी के पास अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है और वो अब लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो जो भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट है, तकरीबन 6-7 हजार कंपनियां हमारे देश में लिस्टेड है, वो तो बच्चे सब नॉन एसएमसी हैं। हालांकि अब उनको यहां लिखना नहीं चाहिए, बिकॉज मैं बता चुका हूं ग्रुप 1 में कि लिस्टेड कंपनीज पे इंड एस लगते हैं। पर चलो अब यहां लिखा हुआ है तो मैं छोड़ूंगा थोड़े ना, ठीक है ना, लिखना तो मुझे पड़ेगा। सो लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, पर अब लिस्टेड कंपनीज पे एस लगते नहीं, लिस्टेड कंपनीज पे अब इंड एस लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां भी लिखा है तो यहां भी पढ़ते हैं। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, तो वो आपकी नॉन एसएमसी है। कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, एलआईसी लिस्टेड नहीं है, हो जाएगा लिस्ट में भी 2022 में लिस्ट हो जाएगा। एलआईसी लिस्टेड नहीं है बट एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन एसएमसी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एनबीएफसीज होते हैं, जिसके ऊपर हम पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, ये सारे के सारे आपके नॉन एसएमसीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज। अब ये तो हो गया एक स्पेसिफिक कंडीशन कि लिस्टेड होना चाहिए या बैंक होना चाहिए। अब क्या आप और मैंने अगर कंपनी बनाई, ना तो हम लिस्टेड है, ना बैंक, ना इंश्योरेंस, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या हम लोग भी नॉन एसएमसी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, थर्ड कंडीशन में। ये है जी अमेंडमेंट, कंपनी हुज टर्नओवर एक्सीड 250 करोड़, ये चेंज आ गया। कंपनी हुज टर्नओवर एक्सीड 250 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कंपनी हुज टर्नओवर एक्सीड 250 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, अगले साल उसको नॉन एसएमसी माना जाएगा। कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़, पहले शायद ये 10 करोड़ था, अब उसको 50, मैं पहले वाले याद भी नहीं दिलाना चाहता ना, अब तो नए पढ़िए। कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल अगर एक सेकंड के लिए भी आपके टोटल बोरोइंग्स 50 करोड़ से ऊपर चले गए तो आपको नॉन एसएमसी माना जाएगा। हो सकता है अगले सेकंड आप रीपे कर दो, हमें को फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च को नहीं चाहिए मुझे बोरोइंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपके बोरोइंग्स 50 करोड़ से ऊपर चले गए तो आपको नॉन एसएमसी माना जाएगा। ये न्यू लिमिट्स हैं, 250 करोड़ और 50 करोड़। और लास्ट में इन चारों की कोई भी होल्डिंग कंपनी है या इन चारों की सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी नॉन एसएमसी माना जाएगा, चाहे कोई कंडीशन पूरी करे चाहे ना करे। वैसे आपने होल्डिंग सब्सिडरी लॉ में पढ़ा होगा, मैं भी आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कंसोलिडेशन के चैप्टर में हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी को पूरे का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। लो जी, ये 5 कंडीशन है जी।
इन पांचों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो उस कंपनी को नॉन एसएमसी माना जाएगा और उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर पांचों में से कोई भी कंडीशन पूरी ना हुई तो उस कंपनी को एसएमसी माना जाएगा और उसको एग्जम्पशन भी दी जाएगी और ये एग्जम्पशंस उसको मिलेंगे। क्लियर हो गया? सो ये अमेंडमेंट भी हमने कवर कर दी। हालांकि इसमें से क्वेश्चन ग्रुप 2 में नहीं आएगा, बट स्टिल एक नई चीज आई है तो पता तो होनी चाहिए। क्लियर है? सो लिस्टेड कंपनीज या कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बैंकिंग कंपनीज, मैंने बहुत ओवरव्यू दिया है, नहीं तो मैं तो इसके अंदर घुस जाता होता हूं। वो आपको ग्रुप 1 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कंपनी हुज टर्नओवर एक्सीड 250 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव कंपनीज। क्लियर हो गया? तो ये था जी एप्लीकेबिलिटी स्टेटस ऑफ एएस ऑन कंपनीज। फिर होता है कि क्या एसएमसी और नॉन एसएमसी हमें हर साल देखना होता है? हाँ। अगर एक कंपनी एक साल एसएमसी है, क्या अगले साल नॉन एसएमसी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर एसएमसी है तो एग्जम्पशन क्लेम कर रही होगी, तो क्या नॉन एसएमसी है तो एग्जम्पशन इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएंगे? हाँ, इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएंगे। अगर पिछले साल नॉन एसएमसी है तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही होगी। अगर एसएमसी है तो क्या इमीडिएटली एग्जम्पशन मिल जाएंगे? नहीं, इमीडिएटली एग्जम्पशन मिलेंगे नहीं। आपको 2 साल तक लगातार एसएमसी बनना पड़ेगा, तीसरे साल से आपको एग्जम्पशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ग्रुप 1 का ही पोर्शन है, ये आपको यहाँ पे इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि ये एसएमसी नॉन एसएमसी आपको हर साल देखना होता है। सो अगर आप छोटी कंपनी है, बड़ा बनना जा रहे हैं तो एग्जम्पशन इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएंगे, पर अगर आप बड़ी कंपनी और छोटे हो गए हैं तो एग्जम्पशन इमीडिएटली मिलेंगे नहीं। आपको 2 साल लगातार एसएमसी बनना पड़ेगा और तीसरे साल से आपको एग्जम्पशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये था जी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन द कंपनीज। नाउ द क्वेश्चन इज नॉन कंपनीज। तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट है, क्योंकि अगर एसएमसीज की परिभाषा नॉन एसएमसीज की परिभाषा बदली है तो यहां भी तो कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। बिल्कुल आया है, ठीक है। सो नॉन कंपनीज, जैसे कि हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। सर क्या पार्टनरशिप फर्म पे एस लगते हैं? अब बच्चे देखो, कंपनीज पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी लॉ ने ही मैंडेटरी कर दिए थे। लॉ ने ही बोल दिया था कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने पड़ेंगे। सो कंपनीज पे जो एस लगने थे वो तो कंपनीज के लॉ ने ही मैंडेटरी कर दिए थे, बट नॉन कंपनीज में ऐसा नहीं है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है वो तो 1932 का बना हुआ है। वो क्या बताएगा कि एस लगने या कि नहीं लगने? तो फिर नॉन कंपनीज पे या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एस कैसे लगते हैं? सुनिए जी, आईसीएआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है, फ्रेमवर्क ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई। इस फ्रेमवर्क के जरिए उन्होंने बोला है जितने भी मेंबर्स ऑफ आईसीएआई हैं, और ये मेंबर्स कौन होते हैं? सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सुनिश्चित करें कि जब भी ये अपनी रिपोर्ट साइन करेंगे, अटेस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, जब भी ये रिपोर्ट साइन करेंगे, बैलेंस शीट साइन करेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करेंगे, तो ये सुनिश्चित करें कि इस पे क्या लगे होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे हुए होने चाहिए। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे भी एएस लगते हैं, पर इनडायरेक्ट रूट से लगते हैं। इनडायरेक्ट रूट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला गया भाई ये तेरा काम है सुनिश्चित करना। आईसीआई कहता मैं पार्टनरशिप फर्म को नहीं पकड़ूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा, बिकॉज तूने बैलेंस शीट साइन करी है, तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे साइन करे हैं, तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया है, जिसको अटेस्ट फंक्शन बोलते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग द अटेस्ट फंक्शन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू मेक श्योर दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल और नॉट। और हां, सारी नॉन कंपनीज पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, तभी लगाने हैं जब ये एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जब इनको किसी को रिपोर्ट करना है। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म ने तो किसी को रिपोर्ट नहीं करना, इनके कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स बैठे हैं,
कंपनीज ने तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना होता है, पार्टनरशिप फर्म ने तो किसी को रिपोर्ट नहीं करना। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी कब होगी बच्चे? इन्होंने रिपोर्ट करना होता है कई बार बैंक्स को, इन्होंने बैंक से लोन ले रखे होते हैं तो इनको बैंक्स को रिपोर्ट करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली, हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद बैलेंस शीट बना के बैंक्स में देनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एंटिटी। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एएस तभी लगते हैं व्हेन दे आर रिपोर्टिंग एंटिटीज। सर ट्रस्ट के ऊपर एएस लगते हैं? मन में हमेशा सबके सवाल होता है कि क्या ट्रस्ट के ऊपर एएस लगते हैं? हाँ बच्चे, 2 तरह का ट्रस्ट होता है। एक होता है रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि दया धर्म के काम करता है, जैसे लुधियाना में गोविंद गोधाम। ये प्योरली रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कोई व्यापार नहीं करते, प्योरली रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है। फिर इन पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। पर हां, अगर ट्रस्ट बिजनेस भी करता है, बिजनेस ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट बिजनेस भी करता है, जैसे डीएमसी भी एक ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट बिजनेस भी करता है फिर उस पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे। बिकॉज अगर कोई दया धर्म के काम ही कर रहा है तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा के क्या करोगे? पर अगर ट्रस्ट बिजनेस करता है तो आपको ट्रस्ट पे भी एएस लगाने पड़ेंगे, पर तभी अगर वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। और कौन सुनिश्चित करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनिश्चित करेगा। ट्रस्ट एक्ट में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, वो तो बहुत पुराने 19वीं शताब्दी का है। ये ट्रस्ट एक्ट में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट फंक्शन। ये चेक करना पड़ेगा कि इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो नॉन कंपनीज पे भी एस लगते हैं। अब जो आईसीएआई ने फ्रेमवर्क जारी किया है, इस फ्रेमवर्क में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को एएस लगाने के लिए फर्दर 4 हिस्सों में बांटा है? यस। लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज, लेवल 3 एंटिटीज और लेवल 4। जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं ग्रुप 1 में, उन्होंने 3 लेवल पढ़ रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसमें भी आपकी अमेंडमेंट कवर हो रही है। हाँ बच्चे, ये थोड़ा बदलाव आ गया है। जो दिसंबर 21 में जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं अभी, उन्होंने 3 लेवल पढ़ रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है, अब वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक चला गया है। तो फ्रेमवर्क में के अंदर भी अमेंडमेंट है। सो वही है जी, जितने लेवल कम होते चले जाएंगे उतनी एग्जाम्पशंस बढ़ती चली जाएंगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बड़े सारे एग्जाम्पशंस दे दिए गए हैं। तो ये तो मुझे भी देख के लिखने पड़ते हैं, मुझे भी नहीं याद आते कि किसको कौन कौन से एग्जाम्पशंस दे दिए गए हैं। आपको नहीं करना ना ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 1 की हेडेक है। आपको तो ग्रुप 2 में जस्ट एक ओवरव्यू देना था, मुझे अमेंडमेंट बतानी थी ताकि आपको पता लग जाए। लेवल 1 कोई एग्जाम्पशन नहीं है, और लेवल 1 बनने के लिए वही कंडीशंस हैं जो किसकी थी? नॉन एसएमसीज की थी। सेम, पहला लिस्टेड एंटिटीज और एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। मैं हमेशा बोलता हूं, मन में एक सवाल आना चाहिए कि शेयर बाजार में तो सिर्फ कंपनियां लिस्ट होती हैं, तो ये लिस्टेड एंटिटीज का क्या मतलब है? तो बच्चे, इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड सारे के सारे ट्रस्ट होते हैं, बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स को लिस्टिंग कराना अलाउड है। तो वो चाहें तो लिस्टिंग करा सकते हैं, मर्जी होती है म्यूचुअल फंड की। तो इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो लिस्टेड होते हैं, बाकी नहीं होते। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटीज और एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। कोई बैंकिंग का है, जैसे नाबार्ड है, ये कंपनी नहीं है बट स्टिल इसको लेवल 1 माना जाएगा। इंश्योरेंस का कोई काम कर रहा है, ज्यादातर तो ये कंपनी ही होती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई काम कर रहा है, वो लेवल 1 माना जाएगा। एंटिटी हुज टर्नओवर एक्सीड, ये भी लिमिट चेंज हो गई, 250 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एंटिटी हुज बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और लास्ट में होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। तो जो भी कंडीशंस आपने नॉन एसएमसीज के केस में पढ़े थे,
वो सारे के सारे लेवल 1 के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। और रिवाइज्ड कंडीशंस हैं, ये 2 अमेंडमेंट्स हैं। टर्नओवर का लेवल 250 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल, तो अगले साल आपको लेवल 1 मान लिया जाएगा, आप अगर कंपनी नहीं है तो। और अगर एक भी दिन, एक समय, 5 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए भी आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चली गई पिछले साल, तो अगले साल आपको लेवल 1 माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो लेवल 1। लेवल 2 में भी अब एग्जम्पशन है। अगर लेवल 1 के लिमिट्स चेंज हुए हैं तो लेवल 2 के भी चेंज हुए हैं। ये 2 कंडीशंस तो लेवल 2 में लगेंगी नहीं। थर्ड कंडीशन है कंपनी हुज टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ बट अप टू ₹250 करोड़। लो जी, अब लिमिट हो गई है 50 करोड़ से 50 करोड़ तक, 250 करोड़ तक। तो पिछले साल अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ तक है तो आप लेवल 2 है। कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 10 करोड़ बट अप टू ₹50 करोड़, ये सब नए लिमिट्स हैं। कंपनी जिनकी बोरोइंग पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक है, बिकॉज 50 करोड़ से ऊपर तो वो लेवल 1 है। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। तो ये लिमिट्स बच्चे चेंज हो गए हैं। कुछ इसलिए भी मैं बताना चाहता था कि चाहे आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। तो ये लेवल 2 है। लेवल 2 को भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, वो ऑलमोस्ट वही हैं जो आपने नॉन एसएमसीज के केस में पढ़े थे। फुल एग्जम्पशन और पार्शियल एग्जम्पशन, यहां थोड़े से एग्जम्पशन ज्यादा है। वहां फुल एग्जम्पशन AS 3 और 17 था, यहां 3, 17 और 20 है। 20 वहां पार्शियल में था एसएमसीज के केस में, यहां फुल में है। और ये वही है 15, 19, 20 तो आएगा नहीं, 28 और 29। सो पार्शियल एग्जम्पशन सेम है, बस 20 यहां से हटके फुल में आ गया है, बस यही फर्क पड़ा है। सो लेवल 2 की एग्जम्पशंस वही हैं जो किस केस में थी, एसएमसीज के केस में थी। पहले हम पढ़ते थे जो लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है, वो लेवल 3 है। अब ऐसा नहीं है क्योंकि लेवल 4 आ गया ना, तो ये दोनों कंडीशंस तो इसमें है नहीं। टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ बट अप टू 50 करोड़, वो लेवल 3 है। अब 3 लिमिट्स आ गए हैं। जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक है, वो आपका क्या माना जाएगा, लेवल 3 माना जाएगा। एंटिटी हुज बोरोइंग एक्सीड 2 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको भी अब लेवल 2 माना जाएगा। कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 2 करोड़ बट अप टू ₹10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको भी अब लेवल 2 ही माना जाएगा। और लास्ट में होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज, इन सबके होल्डिंग, इन सबके सब्सिडरी। सो ये लिमिट्स में बच्चे बदलाव किया गया है, तो इनकी एग्जम्पशंस में भी बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव है। फुल एग्जम्पशन क्या ये हमें लर्न करने हैं ग्रुप 2 में? ना 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 ना, जस्ट नॉलेज के लिए। ग्रुप 1 की नॉलेज रिपीट हो रही है। तो जो बच्चे लेवल 2 को एग्जम्पशंस थी वो तो सारी यहां पे हैं, 3, 17, 20, 15, 19, 28 और 29, वो तो सारे ही हैं। अब क्योंकि ये उससे भी छोटी कंपनी है तो इसको एग्जम्पशन थोड़ी ज्यादा है। फुल एग्जम्पशन में 2 और है, 18 और 24, और पार्शियल में भी 2 और है, 10 और 11। मैंने बोला ना एग्जम्पशंस बढ़ा दी गई हैं, बुक चेंज किया गया है इसको। सो फुल एग्जम्पशन 5 AS में है जी लेवल 3 को, और पार्शियल भी 6 में है। सो लेवल 1 कौन है? जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल। लेवल 2 कौन है? जिसकी टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा अप टू 250 करोड़ है, बोरोइंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़ है। लेवल 3 कौन है? जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा अप टू 50 करोड़ है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोरोइंग 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ है। और लेवल 4 कौन है?
जो लेवल 1 भी नहीं है, लेवल 2 भी नहीं है और लेवल 3 भी नहीं है, मतलब जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से भी कम है और पिछले साल जिसकी बोरोइंग 2 करोड़ से भी कम है, वो लेवल 4 माना जाएगा। तो सर लेवल 4 की एग्जम्पशन लेवल 3 से भी ज्यादा है? हाँ बिल्कुल। जो 3 को है वो तो सारी एग्जम्पशन इसको भी मिलेंगी, फुल एग्जम्पशन 3, 17, 20, 18 और 24 वो तो इसको भी मिलेंगी, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा है 28, लर्न नहीं करनी ग्रुप 2 में, जस्ट नॉलेज के लिए 28 पार्शल जो उसको थी वो तो मिलेंगी 15, 19, 28, 29, 10 और 11 वो तो सारी वैसे ही हैं। अब इसमें 3 और हैं, 22, 13 और 16, 26 माफ करिएगा। सो ये जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कौन कौन से एग्जम्पशंस हैं। ये चेंज हो गया है थोड़ा सा कार्यक्रम, मई 22 के अटेम्प्ट से ये चेंज हो गया है, दिसंबर के लिए ये वही पुरानी बातें थी। सो ये थी जी कहानी, लेवल 1 लेवल 2 और कहानी सेम है कि आपको हर साल चेक करना पड़ेगा कि आप लेवल 1 है कि लेवल 2 है। अगर आप बड़े कंपनी हैं और अगले साल छोटे होने जा रहे हैं तो एग्जम्पशंस इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप छोटे कंपनी और बड़े होने जा रहे हैं, मतलब आप लेवल 4 है लेवल 3 होने जा रहे हैं, या लेवल 3 या लेवल 2 होने जा रहे हैं, लेवल 2 या लेवल 1 होने जा रहे हैं, या लेवल 4 से सीधा 1 में आ गए, या 3 से सीधा 2 में आ गए, 3 से सीधा 1 में आ गए, तो एग्जम्पशंस इमीडिएटली आपके विड्रॉ कर लिए जाएंगे, पर देने में वो 2 साल का समय लगाते हैं। दैट्स इट। सो ये मैं चाहता था कि एक बार आपको अमेंडमेंट्स भी बता दी जाए, प्लस आपको रिव्यू करा दिया जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाता कौन है। फिर बता दूं, लिस्टेड कंपनीज इंड एएस लगाते हैं आजकल, वो एएस नहीं लगाते। अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है वो भी इंड एएस लगाते हैं। एनबीएफसी सारे इंड एएस लगाते हैं। सो एनबीएफसी में भी है जिनकी लिस्टेड है तो वो सारे इंड एएस लगाते हैं, अनलिस्टेड है तो जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। बैंकों पे इंड एएस नहीं लगते, बैंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। ये मैंने इंड एएस का रोड मैप भी आपको रिवाइज कराया, हालांकि ग्रुप 2 में उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है जी? सो ये ओवरव्यू जरूरी था। अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 में इतनी डिटेल में जिसने नहीं पढ़ा एएस के बारे में, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाता है, कैसे लगाता है, क्या सारे एएस सब पे लगते हैं, कौन कौन से एग्जम्पशंस है, कंपनीज का क्या स्टेटस है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का क्या स्टेटस है, ये सारी बातें उसको समझ में आनी जरूरी है, तभी तो बच्चे में एएस पढ़ाने अब स्टार्ट कर सकता हूं। क्लियर है? सो आज की क्लास यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम फॉर्मली अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और क्या पढ़ना शुरू करेंगे? एएस 19 पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मजा आएगा आपको, बिकॉज ये एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे। ग्रुप 1 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े हल्के लेवल के थे, जैसे एएस 1 कुछ भी नहीं था, एएस 2 क्या था वो, एएस 3 कैश फ्लो के साथ कवर हो जाता था। ग्रुप 1 में एएस 10 अच्छा था, 11 अच्छा था, 12 तो बहुत ईजी था, 13 बहुत ईजी था, 16 अच्छा था। सो ग्रुप 1 में कम अच्छे थे, ये सारे ही अच्छे हैं, और कुछ तो हार्ड कोर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स हैं। थ्योरेटिकल मतलब जिनमें थ्योरी भरी पड़ी है। ग्रुप 1 में ऐसा एक भी नहीं था, एएस 1 था बस छोटा सा थ्योरेटिकल, पर यहां तो थ्योरेटिकल एएस 4 पूरा थ्योरेटिकल है, 5 पूरा थ्योरेटिकल है, 9 पूरा थ्योरेटिकल है, 29 पूरा थ्योरेटिकल है। फिक्र ना करो, हम थ्योरेटिकल को भी प्रैक्टिकल बना के कराएंगे आपको, और लिखवाएंगे तो सही ना सब कुछ, सो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि चल क्या रहे। आपके लिए तो सब एक जैसे ही होते हैं। क्लियर है? सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से अब हम अपना फॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 स्टार्ट करेंगे। मेरे रूल्स याद रखिएगा जो मैंने शुरू में बताए हैं, डेली क्लासेस लगाना है, बिना होमवर्क करे नेक्स्ट क्लास नहीं लगानी है। क्लियर है? चलिए जी, टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद।